नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के गणित विषय पर है, जिसमें अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग कुछ आधारभूत तथ्यों को समझेंगे और प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल भी करेंगे। तो चलते हैं अध्याय पर। यह है आपका अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। और इस अध्याय के सभी आधारभूत तथ्यों को आप समझ चुके थे अच्छे से, और प्रश्नावली 9.1 और 9.2 को आप हल भी कर चुके थे। आज हम लोग प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करेंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। चलते हैं, कुछ आधारभूत प्रमेयों को समझ लेते हैं। पिछले वीडियो में आपने प्रश्नावली 9.2 के सभी प्रश्नों को एक एक करके हल कर लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज। और इस पॉइंट के अंतर्गत हम लोग यह समझेंगे कि जब कोई दो त्रिभुज, यहाँ देखिए दो त्रिभुज है और यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। तो जब ऐसा हो, जब दो त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो, तो क्या होता है। तो इसी से संबंधित आपका एक प्रमेय है आगे, जो देखिए क्या कह रहा है। प्रमेय 9.2 यह कह रहा है कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच कोई दो त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं कॉपी पर। तो देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज है, ठीक है, और दोनों एक ही आधार पर स्थित है, ठीक। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। अच्छा, अगर आप इसी आधार से कोई तीसरा त्रिभुज खींच देते हैं इसी समांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, तो इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, इस दोनों के बराबर होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप यहाँ से कोई त्रिभुज खींच देते हैं इसी आधार पर, ठीक है, इसी आधार पर, तो इस त्रिभुज का जो भी क्षेत्रफल होगा वही चारों त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही आपका प्रमेय 9.2 कह रहा है। आशा आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप याद कर लेंगे, कॉपी में लिख लेंगे। देखिए अगला जो प्रमेय है, प्रमेय 9.3, यह ठीक पिछले प्रमेय का उल्टा प्रमेय है। यह क्या कह रहा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। कैसे होते हैं, इसको समझ लेते हैं। देखिए प्रमेय 9.3, एक ही आधार यानी एक ही आधार BC पर, ठीक है, और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज। देखिए यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। एरिया ABC बराबर एरिया DBC। तो जब ऐसा हो तो वे दोनों त्रिभुज जो हैं वह एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। यानी अगर आप इस AD को मिला दें तो रेखा AD और रेखा BC दोनों क्या होगा, समांतर होगा। AD समांतर होगा रेखा BC के, ठीक है। यह ठीक पिछले प्रमेय का क्या है, उल्टा है। आशा आप इसको समझ गए होंगे। अब इसी में एक और तथ्य को आप समझ ले। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने पिछले अध्याय में पढ़ लिया था, पिछले वीडियो में। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। ठीक इसी प्रकार त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। इसी आधार गुने ऊंचाई में क्या होता है, हम 1/2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। इसको भी आप लिख लेंगे। तो अब हम चलते हैं प्रश्नावली 9.3 पर और इसके सभी प्रश्नों को एक एक करके हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है, इस आकृति में ABC एक त्रिभुज है जिसकी माध्यिका AD है। यह जो AD है यह माध्यिका है और यह बिंदु E इस AD पर स्थित कोई बिंदु है, ठीक है। आपको यह सिद्ध करना है कि ABE यानी ABE यह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा, ACE के क्या होगा, बराबर होगा। चलते हैं कॉपी पर। में दिया है कि AD त्रिभुज ABC की माध्यिका है, यानी यह जो AD है इस त्रिभुज ABC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखिए यह जो AD है इस पूरे त्रिभुज की माध्यिका तो है ही साथ इस त्रिभुज की भी माध्यिका है, यानी EBC की भी क्या होगी, माध्यिका होगी, ठीक है। कौन, ED। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। और जब यह माध्यिका है तो जाहिर सी बात है यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख दिए हैं अतः एरिया EBD बराबर एरिया ECD यानी ECD, ठीक है। अब देखिए समीकरण इसको आप 1 मान ले और इसको समीकरण 2 मान ले और समीकरण 1 में से 2 को घटा दे तो यही होगा, है ना। 1 घटाओ 2, एरिया त्रिभुज ABD घटाओ EBD हो जाएगा, यानी ABD में से EBD घट जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा ACD में से EDC घट जाएगा, यानी ACD में से ECD घट जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना था, समीकरण 1 में से 2 को घटा देना था, तो हमने क्या किया, घटा दिया। अब देखिए त्रिभुज ABD कौन है, तो यह बड़ा वाला त्रिभुज है, और त्रिभुज EBD कौन है, तो यह छोटा वाला त्रिभुज है। और इस बड़ा त्रिभुज में से यह छोटा त्रिभुज घटेगा तो यही बचेगा ना, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे, क्या बचेगा, एरिया त्रिभुज
ए बी ई, देखिए ए बी ई यही बचेगा बराबर त्रिभुज ए सी डी, यानी ए सी डी इस बड़ा त्रिभुज में से ई सी डी यह छोटा त्रिभुज घटेगा तो यही त्रिभुज बचेगा ना, ये वाला। ठीक है, तो इसको भी हम लिख देंगे एरिया त्रिभुज ए सी ई। ठीक है, और आपको यही प्रूफ करना था ना, त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए बी ई बराबर एरिया त्रिभुज ए सी ई, जिसको आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो एकदम आसान प्रश्न था, ऐसे ही इसको हम हल करेंगे। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में ई माध्यिका ए डी का मध्य बिंदु है, दर्शाना है आपको त्रिभुज बी ई डी बराबर 1/4 एरिया त्रिभुज ए बी सी। कैसे होगा, चलते हैं हम कॉपी पर। अब आप फिर से प्रश्न को देखें क्या कह रहा है। प्रश्न में दिया है कि ए डी माध्यिका है, यह जो ए डी है यह माध्यिका है। हम इसको क्या किया, हम इसको लंब माध्यिका बनाए हैं। ठीक है, यानी 90 डिग्री पर खड़ा कर दिए हैं इसको। और ई बता रहा है कि मध्य बिंदु है, यह जो ई है यह ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो देखिए जब ए डी जो है यह ए बी सी का माध्यिका है तो जाहिर सी बात है यह जो ए डी यह इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी बी डी बराबर सी डी हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे ए डी माध्यिका है, अतः बी डी बराबर सी डी, यानी यह बी डी बराबर सी डी। ठीक, अब यह कह रहा है कि ई मध्य बिंदु है, जब ई मध्य बिंदु होगा तो ए ई बराबर डी ई होगा। इसको भी लिख देंगे हम, लिख दिए। अब इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है कि एरिया बी ई डी, यानी यह जो रंगा हुआ एरिया है यह 1/4 है पूरे एरिया ए बी सी के, यानी इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 भाग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले बी ई डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। इस बी ई डी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए यही होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या होगा बी ई डी का बी डी होगा। ठीक है, गुने ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई यह 90 डिग्री पर हम खींचे में ऊंचाई हो जाएगा ई डी। ठीक, अब देखिए एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 तो रहेगा ही गुने। देखिए यह जो बी डी है यह बी डी यह सी डी के बराबर है, यानी यह इस सी डी के बराबर है। तो जब यह बी डी और सी डी बराबर है तो जाहिर सी बात है यह पूरे बी सी का क्या होगा, आधा होगा। तो हम इस बी डी को लिखेंगे बी सी बटा 2। ठीक है, बी सी बटा 2, क्योंकि यह बी सी का आधा है समीकरण 1 से। ठीक उसी प्रकार यह जो ई डी है यह ई डी इस पूरे ए डी का आधा है समीकरण 2 से। देख लीजिए आप इसको, ए ई बराबर डी ई, जब यह दोनों बराबर होगा तो पूरे ए डी का आधा होगा क्या, ई डी। ठीक है, तो हम इस ई डी को हम लिख देंगे ए डी बटा 2। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर हो जाएगा। देखिए 1/2 को हम रहने देंगे गुने बी सी गुने ए डी को भी रहने देंगे बी सी गुने ए डी। यह जो नीचे 2 है बटा में 2 है, इस दोनों को अलग में हम गुना कर देंगे गुने 1/4। 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 अलग में हम गुना कर दिए। ठीक, गुना अलग में इसलिए किए हैं कि देखिए यह जो है 1/2 गुने बी सी गुने ए डी, 1/2 गुने बी सी गुने ए डी, यह क्या है, यह त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ध्यान से देखिए यह पूरे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का सूत्र है यहाँ। ठीक, तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि एरिया त्रिभुज बी ई डी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया 1/4 को हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज पूरे ए बी सी का क्षेत्रफल है यह। ठीक है, ए बी सी, और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। यहाँ पे इसको आपने सिद्ध कर दिया। एकदम आसान प्रश्न था, आशा आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर ले, समझ में आ जाएगा। ठीक है, 9.3 का अगला प्रश्न है 3 नंबर, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 4 त्रिभुजों में बांटते हैं। यह कैसे बनेगा देखते हैं कॉपी पर। सबसे पहले तो देखिए कि प्रश्न में दिया क्या है। तो प्रश्न में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज बताया है। ए बी सी डी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें ए सी और बी डी विकर्ण है, यानी ए सी और बी डी क्या है, इसके विकर्ण है। ठीक, आपको यह दर्शाना है कि इसके अंदर के जो चारों त्रिभुज हैं 1 2 3 4, यह चारों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए आपको सबसे पहले तो यह सोचना होगा कि समांतर चतुर्भुज के अंदर के जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब वो जो है यह ए सी का और बी डी का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, इस समांतर चतुर्भुज में बिंदु ओ जो है वह ए सी तथा बी डी का क्या है, ए सी का
और बी डी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो अब देखिए त्रिभुज ए डी सी में, इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यह जो बिंदु ओ है वह ए सी का मध्य बिंदु है, तो यह डी ओ क्या हो जाएगा, इस ए डी सी त्रिभुज का माध्यिका हो जाएगा यह डी ओ। तो इसको हम लिख देंगे क्या है, त्रिभुज ए डी सी में यानी इस त्रिभुज में ओ डी माध्यिका है, यह ओ डी माध्यिका है, अतः ए ओ डी बराबर डी ओ सी हो जाएगा। यानी यह जो त्रिभुज हो जाएगा ए ओ डी, यह डी ओ सी त्रिभुज का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए इस त्रिभुज में यानी त्रिभुज डी सी बी में, ठीक उसी प्रकार यह ओ सी मध्य बिंदु, ओ मध्य बिंदु है तो ओ सी माध्यिका हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, यह दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख देंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए यह बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए सी बी ए में या ए बी सी त्रिभुज में देखिए ओ मध्य बिंदु है तो यह बी ओ क्या हो जाएगा, यह माध्यिका हो जाएगा, तो यह और यह क्या हो जाएगा, यह दोनों बराबर हो जाएगा। तो इसको भी हम लिख देंगे और इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह और यह दोनों त्रिभुज बराबर हो गया। अब ठीक देखिए इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखिए यानी बी ए डी त्रिभुज में ओ मध्य बिंदु है इसका, तो यह ए ओ क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यह दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएगा, इसको भी हम लिख देंगे और यह समीकरण हो जाएगा 4। तो आपने क्या सिद्ध किया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया, इसको इसके बराबर कर दिया और इसको इसके बराबर कर दिया। तो इस तरह से समीकरण, चारों समीकरण से यह चारों त्रिभुज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे। ठीक है, समीकरण चारों से क्या हो जाएगा, यह चारों त्रिभुज क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा। तो आपको यही सिद्ध करना था कि समांतर चतुर्भुज के अंदर जो चारों त्रिभुज होंगे वे कर्ण खींचने के बाद वह एक दूसरे के बराबर होंगे। उसको आपने क्या किया, सिद्ध कर दिया। यह ऐसे ही बनेगा प्रश्न। नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर ले, आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 नंबर, इस आकृति में देखिए इस एक ही आधार ए बी पर 2 त्रिभुज है। ठीक है, यही दिया हुआ है और यह भी कह रहा है कि यह जो सी डी है यह बिंदु ओ पर क्या हो रहा है, 2 बराबर भागों में बट रहा है, यानी ओ सी बराबर ओ डी है। आपको क्या दर्शाना है, त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज ए बी डी, यानी यह जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल और इस नीचे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। कैसे दर्शाएंगे देखते हैं कॉपी पर। सबसे पहले तो जो चीज़ दिया हुआ है आपके प्रश्न में उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी में लिखना पड़ेगा। ओ सी बराबर ओ डी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों को हम लाल कलर में टिक कर दिए हैं और आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या है कि यह क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यह देखना पड़ेगा कि देखिए त्रिभुज सी ए डी में यानी इस त्रिभुज में देखिए सी ए डी, इस त्रिभुज में क्या है, डी सी एक आधार है और यह इस सी डी को, यह बिंदु ओ 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, यह बिंदु ओ इस सी डी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो जाहिर सी बात है ए ओ क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज का माध्यिका हो जाएगा। और जब ए ओ इस त्रिभुज का माध्यिका हो जाएगा तो यह इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लिख देंगे यहाँ पे। अतः एरिया ए ओ सी बराबर एरिया ए ओ डी हो जाएगा, यह और यह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक उसी प्रकार देखिए इस त्रिभुज में भी, ठीक है, इस त्रिभुज में भी क्या होगा, यह जो भुजा है यह 2 बराबर भागों में बट रहा है। ठीक, तो जाहिर सी बात है ओ भी माध्यिका हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको भी हम लिख देंगे। एरिया बी ओ सी बराबर एरिया बी ओ डी, इसको समीकरण हम 2 मान लेंगे, यानी यह बराबर यह। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। देखिए क्या होता है, यही होगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने पर इसको और इसको जोड़ेंगे तो यही होगा। तो देखिए ए ओ सी प्लस बी ओ सी, यह और यह क्या होगा, त्रिभुज ए सी बी होगा। ठीक है, या ए बी सी कह सकते हैं। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी, एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर त्रिभुज ए ओ डी और बी ओ डी को जोड़ेंगे, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए बी डी हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था और आपने इसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डी ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी, सी ए और ए बी के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि, देखिए इसमें 3 गो चीज़ दर्शाना है और ए बी सी त्रिभुज में यह डी ई एफ क्या है, मध्य बिंदु है। देखते हैं कॉपी पर कैसे बनेगा यह। देखिए यह है आपका प्रश्न, डी ई एफ क्या है, मध्य बिंदु है, यानी इस ए बी सी त्रिभुज का डी ई एफ क्या है, इनके भुजाओं का मध्य बिंदु है। ठीक है, आपको पहले नंबर प्रश्न में यह दर्शाना है कि बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज है, यानी बी डी ई एफ यह जो चतुर्भुज बन रहा है यह क्या है, यह समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए
आपको पिछला अध्याय चतुर्भुज का एक प्रमेय पढ़ना होगा जिसका नाम है मध्य बिंदु प्रमेय। इसको आपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय का है, चतुर्भुज का है, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय। और इस प्रमेय में क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। मान लीजिए यह एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ई इसका मध्य बिंदु है और एफ इस भुजा का मध्य बिंदु है। जब ई और एफ मध्य बिंदु होगा, ठीक है, तो यह जो ई एफ रेखा होगा यह बी सी रेखा के क्या होगा, समांतर होगा, ठीक है। यही था मध्य बिंदु प्रमेय, इसको आपने पढ़ा था पिछले अध्याय चतुर्भुज में। तो देखिए उसी प्रमेय के अनुसार इस त्रिभुज में भी एफ ई डी क्या है, मध्य बिंदु है। तो जब एफ और ई दोनों मध्य बिंदु है तो जाहिर सी बात है यह रेखा और यह रेखा क्या होगा, एक दूसरे के समांतर होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, एफ ई समांतर होगा बी डी के, यानी यह रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ठीक इसी प्रकार इस भुजा का मध्य बिंदु ई है, इस भुजा का मध्य बिंदु ई डी है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु ई, इसका मध्य बिंदु डी। तो मध्य बिंदु प्रमेय से यह रेखा और यह रेखा भी समांतर हो जाएगा, इसको भी हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय से डी ई समांतर हो जाएगा बी एफ के, यानी यह रेखा इसके समांतर हो जाएगा, ठीक। इसको समीकरण 1 मान ले, इसको समीकरण 2 मान ले। पहले समीकरण में क्या कह रहा है कि यह रेखा इसके समांतर है, दूसरे समीकरण में क्या कह रहा है कि यह रेखा इसके समांतर है। तो जब यह इसके समांतर और यह इसके समांतर, ठीक है, तो दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, बी डी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अतः दोनों समीकरण से बी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। इसको आपने सिद्ध कर दिया। और पहले प्रश्न में आपको यही सिद्ध करना था कि बी डी ई एफ क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए 5 का जो अगला प्रश्न है उसमें कह रहा है कि एरिया डी ई एफ बराबर 1/4 एरिया ए बी सी। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, यानी अब इसमें क्या दर्शाना है आपको कि एरिया डी ई एफ यानी यह जो अंदर का लाल कलर वाला जो त्रिभुज है यह 1/4 एरिया ए बी सी, यानी यह पूरे ए बी सी के चौथा भाग है, ठीक है, यही दर्शाना है आपको। तो इसको दर्शाने के लिए देखिए आपने बी डी ई एफ को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया है, ठीक उसी प्रकार डी सी ई एफ भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक उसी प्रकार ई डी एफ ए भी क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। और यह तो समांतर चतुर्भुज है ही, ठीक है। और आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वह एक दूसरे को क्या करता है, बराबर भागों में बांटता है। क्या करता है, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को बराबर त्रिभुजों में, दो बराबर त्रिभुजों में बांटता है। यानी इस समांतर चतुर्भुज में देखिए यह जो विकर्ण है, ठीक है, इस क्या कर रहा है, इसको और इसको बराबर त्रिभुजों में बांट रहा है, यानी यह इसके बराबर होगा। इसको हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में, समांतर चतुर्भुज बी डी ई एफ में, यानी इस समांतर चतुर्भुज में क्या हो जाएगा, बी डी एफ बराबर डी एफ हो जाएगा, यानी यह त्रिभुज बराबर यह त्रिभुज हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार आप अगर इसको समांतर चतुर्भुज मानते हैं, यानी एफ डी सी ई को समांतर चतुर्भुज मानते हैं, तो यह बराबर हो जाएगा इसके, इसको भी हम लिख देंगे। एरिया डी सी बराबर हो जाएगा एरिया डी एफ, यह त्रिभुज इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। ठीक उसी प्रकार अगर हम इसको समांतर चतुर्भुज मान लेते हैं, ठीक है, और यह विकर्ण इसको मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, यह और यह बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया ए एफ बराबर एरिया डी एफ हो जाएगा, यह और यह बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। तीनों समीकरण से देखिए यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है और यह इसके बराबर है। तो इस तरह से देखिए चारों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डी एफ डी एफ डी एफ, यह चारों क्या है, बी डी एफ डी सी ई और ए एफ के बराबर है। तो इस तीनों समीकरण से यह और यह चारों त्रिभुज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 3 से अंदर के चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, यानी यह चारों त्रिभुज बराबर होगा। और जब यह चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो जाहिर सी बात है एक त्रिभुज यानी एरिया डी ई एफ, इस डी ई एफ का जो एरिया होगा यह पूरे ए बी सी का क्या होगा, 1/4 होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। एरिया डी ए बराबर 1/4 ए बी सी आपने सिद्ध कर दिया, ठीक। सिंपल सा बात है। देखिए जब चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा तो जाहिर सी बात है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के 1/4 होगा, क्योंकि चारों बराबर है। ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपको अगले प्रश्न में यह सिद्ध करना है 5 का 3 नंबर में कि बी डी ई एफ यानी यह जो समांतर चतुर्भुज है इसका जो क्षेत्रफल होगा यह पूरे त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो आप यह देखिए कि चूँकि यह समांतर चतुर्भुज है बी डी ई एफ और इसमें डी एफ क्या है, विकर्ण है, तो यह और यह बराबर होगा। इसको आपने सिद्ध कर दिया था
पिछले प्रश्न में, और बाद में आपने यह भी सिद्ध कर दिया कि यह चारों त्रिभुज एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, तो देखिए एरिया बी डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, यह प्लस यह हो जाएगा। एरिया बी डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, बी डी एफ प्लस डी ई एफ, यानी यह प्लस यह। ठीक, अच्छा चूँकि यह और यह दोनों क्या है, बराबर है, तो आप क्या कर सकते हैं, एरिया बी डी ई एफ बराबर इस डी ई एफ का दोगुना कर सकते हैं, 2 एरिया डी ई एफ। ठीक, अब आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न संख्या 4 में आप प्रश्न संख्या ये दूसरे प्रश्न में आपने क्या सिद्ध किया था, ये जो 3 बना रहे हैं ना, दूसरे प्रश्न में आपने क्या सिद्ध किया था कि डी ई एफ, एरिया डी ई एफ बराबर क्या होता है, 1/4 एरिया ए बी सी था, आपने ये सिद्ध किया था ना। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके आगे का जो समीकरण होगा बी डी ई एफ बराबर 2 एरिया यानी 2 इंटू एरिया डी ई एफ, डी ई एफ बराबर क्या सिद्ध किया था प्रश्न संख्या 2 में, 1/4 एरिया ए बी सी। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डी एफ के बदला, इस डी एफ के बदला 1/4 एरिया ए बी सी कर देंगे। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 मरतबा कट जाएगा। ठीक, तो बी डी ई एफ बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी सी, यानी एरिया बी डी ई एफ बराबर एरिया 1/2 ए बी सी हो जाएगा। बी डी ई एफ बराबर 1/2 ए बी सी, यही आपने सिद्ध करना था और आपने इसको सिद्ध कर दिया। एकदम आसान प्रश्न था। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। इसमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें क्या कह रहा है कि ए सी और बी डी विकर्ण है, जिसमें डी ओ बराबर ओ बी है। ठीक है, और यह भी कह रहा है कि ए बी बराबर, ये ए बी बराबर सी डी है। तो इतना देने के बाद आपसे यह कह रहा है कि यह तीनों चीज़ को आप सिद्ध करें, दर्शाएं। ठीक है, तो कैसे दर्शाएंगे, चलते हैं कॉपी पर। यहाँ देखिए प्रश्न में क्या क्या दिया है, ओ बी बराबर ओ डी है, यानी यह रेखा इसके बराबर है, और ए बी बराबर सी डी है, और यह रेखा इसके बराबर है। ठीक है, और यह दोनों जो क्या है, दोनों ये विकर्ण है इस चतुर्भुज के। ठीक है, आपको पहले प्रश्न में यह दर्शाना है कि एरिया डी ओ सी बराबर एरिया ए ओ बी है, यानी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो देखिए इसको दर्शाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस बिंदु डी और बिंदु बी से एक लंब लेना होगा, इससे लंब लेना होगा इस भुजा पर, और बी से लंब लेना होगा इसी भुजा पर, यानी यहाँ पर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए लंब का मतलब ऐसा भुजा जो 90 डिग्री पर क्या हो, खड़ा हो। ठीक है, हम लंब ले लिए, इसका नाम हम रख लिए ई और इसका नाम रख दिए हम एफ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस त्रिभुज को यानी डी ई ओ और त्रिभुज बी एफ ओ को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। तो देखिए इस दोनों त्रिभुज में डी ई ओ बराबर कोण बी एफ ओ होगा। देखिए यह कोण और यह कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि 90 डिग्री का है। ठीक, डी ओ बराबर ओ बी होगा, यह भुजा इसके बराबर होगा, आपके प्रश्न में दिया हुआ है। और डी ओ ई बराबर बी ओ एफ होगा, यह कोण बराबर इसके होगा, क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, आपको पता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, देखिए एंगल साइड ए एस नियम से यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। और आपको पता है जब यह दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो क्षेत्रफल में भी यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे। अतः एरिया डी ई ओ बराबर एरिया बी एफ ओ, और इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब हम इस त्रिभुज को तो सर्वांगसम कर दिए हैं, अब हम इस त्रिभुज में देखेंगे, यानी त्रिभुज डी ई सी और बी एफ ए में। ठीक है, त्रिभुज बी ई सी और बी एफ ए में देखेंगे कि इसको हम सर्वांगसम कैसे करेंगे, इस दोनों को भी हम सर्वांगसम करेंगे। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज डी ई सी और त्रिभुज बी एफ ए में, यहाँ देखिए डी ई सी बराबर बी एफ ए होगा, यानी यह कोण और यह कोण बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों 90 डिग्री है। जाहिर सी बात है, यह और यह 90 डिग्री है, तो यह भी और यह भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। उसके बाद देखिए ए बी बराबर सी डी आपके प्रश्न में दिया हुआ है, यानी यह भुजा बराबर यह भुजा। उसके बाद डी ई बराबर बी एफ, डी ई बराबर बी एफ, यह दोनों लंब भी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है कि डी ई ओ और बी एफ ओ दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। जब यह और यह सर्वांगसम होगा तो जाहिर सी बात है यह दोनों भुजा भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यह राइट एंगल हो जाएगा आर, और यह एक हाइपोटेन्यूस यानी विकर्ण हो गया एच, और यह एक साइड हो गया एस, यानी आर एच एस नियम से यह और यह दोनों त्रिभुज भी क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो जब यह दोनों सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम लिख देंगे।
अतः एरिया DEC बराबर क्या हो जाएगा, एरिया BFA, यानी इसका एरिया बराबर इसका एरिया हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और इस दोनों समीकरण को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस दोनों समीकरण को जोड़ने के बाद देखिए DEO प्लस DEC क्या हो जाएगा, यह प्लस यह दोनं मिला के क्या हो जाएगा एरिया त्रिभुज COD हो जाएगा, या DOC हो जाएगा। DOC क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज DOC बराबर है तो बराबर। अब देखिए BFO यानी यह त्रिभुज प्लस BFA यानी यह त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज मिलकर क्या होगा, यह बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा, यानी त्रिभुज AOB बनेगा। ठीक है, एरिया त्रिभुज AOB। देखिए आपने यह सिद्ध कर दिया। आपको क्या सिद्ध करना था पहले प्रश्न में, इसको सिद्ध करना था। ठीक है, इसको आपने सीधे यहाँ पे कर दिया। आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा कैसे हम सिद्ध किए हैं, एकदम आसान था। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं उसको कैसे सिद्ध करेंगे। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न में दूसरा नंबर में आपको क्या कहा है कि एरिया DCB बराबर एरिया ACB। ठीक है, यानी आपको इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम देखते हैं। हमको क्या करना है, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल सिद्ध करना है। तो देखिए आपको दूसरे प्रश्न में एरिया DCB बराबर एरिया ACB सिद्ध करने के लिए, यानी इस पूरे के बराबर सिद्ध करने के लिए, पहले प्रश्न में देखिए आपने DOC बराबर एरिया AOB सिद्ध कर चुका है। इस पूरे त्रिभुज को इस पूरे त्रिभुज के बराबर आपने सिद्ध कर दिया है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। आपने एरिया DOC बराबर एरिया AOB सिद्ध कर दिया है। ठीक है, हमको कुछ नहीं करना है। देखिए DOC यानी इस त्रिभुज में इस त्रिभुज को भी जोड़ देना है। ठीक है, यानी एरिया OBC। ठीक है, प्लस एरिया OBC, और इस तरफ भी जोड़ देना है प्लस एरिया OBC। ठीक है, इस एरिया OBC को इस तरफ भी जोड़ देंगे और एरिया OBC को इस तरफ भी जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ किसी चीज़ को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम बराबर के इस तरफ भी जोड़ दिए हैं एरिया OBC, यानी इस एरिया OBC को, और बराबर के इस तरफ भी जोड़ दिए हैं एरिया OBC। ठीक है, अब देखिए यह क्या हो जाएगा, DOC प्लस OBC यानी यह त्रिभुज प्लस यह त्रिभुज, यह पूरा त्रिभुज बन जाएगा DCB। ठीक है, यह पूरा त्रिभुज DCB बन जाएगा। DCB बराबर एरिया त्रिभुज, देखिए AOB प्लस OBC, यानी इस त्रिभुज में इस त्रिभुज को जोड़ देंगे तो यह पूरा त्रिभुज ABC बन जाएगा। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, DCB बराबर ABC, आपने इसको सिद्ध कर दिया एकदम आसानी से। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं था। अब 6 नंबर का जो तीसरा प्रश्न है, इसमें क्या कह रहा है कि DA समांतर सिद्ध करना है CB के, यानी इस भुजा को इस भुजा का समांतर सिद्ध करना है, और ABCD को एक समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है आपको इस पूरे को। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो अब आपको तीसरे नंबर में क्या सिद्ध करना था, AD समांतर है CB के, यानी यह रेखा इससे समांतर है, और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, यही सिद्ध करना है आपको। तो देखिए इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रमेय देखना होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक प्रमेय के बारे में बताए थे 9.3 कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज क्या होते हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। अब हम आते हैं समझते हैं। देखिए यह जो त्रिभुज जो आपने दो त्रिभुज को बराबर सिद्ध किया है DCB और ABC, यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, और यह दोनों त्रिभुज जो है वह एक ही आधार पर स्थित है CB पर। ठीक है, तो जब यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और यह एक ही आधार पर स्थित है तो जाहिर सी बात है CB और AD क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे, अतः DA समानांतर CB, इसलिए DA और CB क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। कैसे, प्रमेय 9.3 से कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज क्या होते हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, यानी यह और यह क्या होगा, समांतर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए यह रेखा और यह रेखा बराबर दिए हुए आपके प्रश्न में, AB बराबर CD। ठीक है, AB बराबर CD। ठीक, उसके बाद देखिए यह जो विकर्ण है दो बराबर भागों में बट रहा है, यहाँ पे OD बराबर OB है, OD बराबर OB है, यह भी आपके प्रश्न में दिया हुआ है। तो इस तीनों चीज़ों से आपको यह समझ में आ रहा है कि यह ABCD भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो आपको तीसरे नंबर में क्या सिद्ध करना था, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, आपने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक, और DA बराबर CB सिद्ध करना था तो आपने उसे यहाँ भी सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगर समझ गए तो एकदम आसान प्रश्न है, नहीं समझ में आया तो भारी लगेगा आपको।
अगर नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट कर ले, एकदम समझ में आ जाएगा आसानी से आपको। प्रश्न 7 नंबर, बिंदु डी और ई क्रमशः त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज एरिया DBC बराबर एरिया ABC है। आपको दर्शाना है कि DE समांतर है BC के। देखते हैं कॉपी पर कैसे बनेगा यह। तो देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि D और E त्रिभुज ABC के AB और AC पर क्या है, कोई बिंदु है, ठीक। और यहाँ से जब हम C को मिला दिए हैं, यहाँ से हम B को मिला दिए हैं, तो आपको यह प्रश्न में दिया हुआ है कि एरिया DBC बराबर एरिया EBC है। प्रश्न दिया है यानी एरिया DBC यह त्रिभुज बराबर EBC यानी यह त्रिभुज है, ठीक है। आपको क्या दर्शाना है कि DE समांतर है BC के, यानी यह जो DE रेखा है यह BC के समांतर है, यह सिद्ध करना है। तो देखिए इसको तो आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, यह तो प्रमेय ही है, प्रमेय में आपने पढ़ा है। यहाँ देखिए 9.3 में कि एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में भी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों एक ही आधार पर है और प्रश्न में इस दोनों का क्षेत्रफल भी बराबर दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है यह और यह समांतर होगा ही। तो लिख देंगे इसको हम लिख देंगे कि प्रमेय 9.3 से एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए एक ही आधार क्या हो जाएगा BC, यह BC एक आधार है, और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज क्या है DBC यानी यह त्रिभुज, और EBC यानी यह त्रिभुज। यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर खड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इस समांतर रेखा के बीच, इस दोनों रेखा के बीच का जो गुण होगा वह समांतर रेखाओं वाला गुण होगा, ठीक है। BC समांतर होगा DE, ठीक। देखिए BC समांतर DE होगा, ठीक है। BC समांतर DE, इसको आपने सिद्ध कर दिया एकदम आसानी से, एकदम हल्का प्रश्न था। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो अगला प्रश्न है 8 नंबर, इसको हम कॉपी पर ही समझते हैं क्योंकि इसमें हमको पहले आकृति बनाना होगा, ठीक है। अब आप क्या करें, प्रश्न को भी देखते चले। पहले में क्या कह रहा है, पहला लाइन में कि XY त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है, ठीक है। यानी XY, मान लीजिए यह कोई यहाँ पे कोई बिंदु X है और यहाँ पे कोई बिंदु Y है, ठीक है। और BC के समांतर XY एक रेखा है, तो BC के समांतर XY एक रेखा हम खींच दिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है आपके किताब में, यदि BE समांतर AC यानी BE, मान लीजिए BE यहाँ पे है जो समांतर AC के समांतर, AC के समांतर रेखा क्या होगा, जो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से मिला देंगे BE, इसको हम E मान लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो अब हो गया BE समांतर AC, ठीक है। ठीक इसी प्रकार कह रहा है कि और CF समांतर AB यानी CF यहाँ पे कोई बिंदु है F जो समांतर है AB के, ठीक है। तो क्या किया, हम इसको ही मिला दिए। अब आगे देखिए किताब में कह रहा है कि जो XY से क्रमशः E और F पर मिल रहा है, मतलब जो XY रेखा पर क्रमशः कहाँ मिल रहा है, E और F पर मिल रहा है। अब आपको दर्शाना है कि एरिया त्रिभुज ABE यानी ABE का यह जो पूरा क्षेत्रफल होगा, इसको आप मिला दें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। यानी एरिया त्रिभुज ABE और बराबर है एरिया त्रिभुज ACF के, यानी इसको भी आप यहाँ से क्या करें, इसको मिला दें। तो अब आपको यही सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए इस BCYE एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। कैसे बनेगा, तो देखिए आपके प्रश्न में XY समांतर दिया है BC, यानी यह रेखा इस रेखा का समांतर है, और फिर यह रेखा AE समांतर कह रहा है EB, ठीक है। यानी यह समांतर यह है और यह समांतर यह है, तो जाहिर सी बात है BCYE क्या हो जाएगा, समांतर रेखा हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। हम इसको लिख देंगे, क्या हुआ, BCYE एक समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। अब देखिए यह इस समांतर चतुर्भुज को देखिए और इस त्रिभुज को देखिए, जरा गौर से देखिए। अगर आप इसको आधार मानेंगे BE को अगर आप आधार मानते हैं, थोड़ा ठीक है समझिएगा, BE अगर आप आधार मानेंगे तो देखिए इसी आधार पर यह समांतर चतुर्भुज भी है और इसी आधार पर यह त्रिभुज भी है, ठीक है। और एक ही समांतर रेखाओं के बीच यह दोनों है, एक ही समांतर रेखा के बीच यह समांतर चतुर्भुज भी है और यह त्रिभुज भी है, ठीक है। तो आपने प्रमेय में पढ़ा था कि जब एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज हो, तो इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एरिया ABE बराबर हो जाएगा आधा एरिया BCY, यानी इस समांतर चतुर्भुज का आधा हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित यह दोनों आकृति है, ठीक। अब देखिए, अब जैसे हम इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किए हैं, वैसे ही हम XBCF को भी क्या करेंगे, इस BCFX को भी समांतर चतुर्भुज सिद्ध करेंगे, ठीक है। कैसे, तो देखिए इस भुजा के समांतर यह भुजा है, आपके प्रश्न में दिया हुआ है, ठीक। और यह भुजा इस भुजा के समांतर यह भी आपके दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक।
तो जब यह समांतर होगा और यह समांतर होगा, जाहिर सी बात है यह भी क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। ठीक है, अतः बी सी एफ एक्स भी क्या है, समांतर चतुर्भुज है, यानी यह भी समांतर चतुर्भुज है। अब फिर आप इस चतुर्भुज को गौर से देखिए, समांतर चतुर्भुज को देखिए, इसी आधार पर यानी इस सी एफ आधार पर यह एक समांतर चतुर्भुज भी है, और इसी सी एफ आधार और इसी समांतर रेखाओं के बीच यह एक त्रिभुज भी है। ठीक है, इसी आधार पर यह समांतर चतुर्भुज भी है, और इसी आधार पर और इसी समांतर रेखाओं के बीच यह त्रिभुज भी है। तो जाहिर सी बात है इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे। इसको भी हमने क्या किया, इतना लिख दिया। अब देखिए, यह समांतर चतुर्भुज यानी बी सी वाई ई और यह समांतर चतुर्भुज बी सी एफ एक्स, देखिए यह दोनों एक ही आधार पर स्थित है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो जाहिर सी बात है समांतर चतुर्भुज बी सी वाई ई और बी सी एफ एक्स दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यह प्रमेय 9.1 में आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, बी सी वाई ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बी सी एफ एक्स के क्षेत्रफल के। ठीक है, देखिए यहाँ बी सी एफ वाई और बी सी एफ एक्स, यह दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। जब यह दोनों बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा, यह दोनों भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको समीकरण आप 1 मान लें, इसको समीकरण 2 मान लें और इसको समीकरण 3 मान लें। ठीक है, तो तीनों समीकरण से क्या हो जाएगा, देखिए बी सी वाई ई का आधा है ए बी ई, ठीक, और यहाँ बी सी एफ एक्स का आधा है ए सी एफ। ठीक, अच्छा, और बी सी वाई ई और बी सी एफ एक्स यह दोनों भी क्या है, यह दोनों एक दूसरे से बराबर है। तो जाहिर सी बात है यह दोनों का आधा, इस दोनों का आधा जो होगा वह दोनों भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो अतः समीकरण 1 2 3 से क्या हो जाएगा, एरिया ए बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ए सी एफ के। ठीक है, एकदम आसान प्रश्न था, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हम चलते हैं 9वें प्रश्न पर। देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही आकृति बनेगा जिसमें क्या मुख्य रूप से कह रहा है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, और फिर पी बी क्यू आर भी एक समांतर चतुर्भुज है, यानी पी बी क्यू आर यह भी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके अलावा यह भी दिया है कि ये सी पी के समांतर रेखा है, सी पी के समांतर रेखा है ए क्यू। ठीक है, यह सी पी और ए क्यू क्या है, समांतर है। तो आपको क्या सिद्ध करना है कि एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी बी क्यू आर, यानी यह दोनों समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, यह दोनों बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो चलते हैं कॉपी पर। यही है जो प्रश्न में दिया है, सो हम लिख दिए हैं। क्या है, ए क्यू समांतर सी पी है, यह रेखा इसके रेखा के समांतर है, और ए बी सी डी और पी बी क्यू आर क्या है, समांतर चतुर्भुज, यानी ए बी सी डी और पी बी क्यू आर क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। यही दिया हुआ है आपके प्रश्न में। आपको दर्शाना है कि यह दोनों इस समांतर चतुर्भुज और इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वह क्या है, बराबर है। तो देखिए इसको बराबर क्षेत्रफल सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको ए सी और पी क्यू को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिए दोनों विकर्ण को मिलाने के बाद देखिए अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन गया, एक ए सी क्यू और एक ए पी क्यू। और ध्यान से देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों एक ही आधार ए क्यू पर स्थित है। ठीक है, और एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। आपके प्रश्न में दिया हुआ है ए क्यू समांतर सी पी, आपके प्रश्न में दिया है। तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे, एक ही आधार ए क्यू और ए क्यू समांतर सी पी, यह दोनों रेखा के बीच स्थित दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इस त्रिभुज में से क्या करेंगे, इस दोनों त्रिभुज में से क्या करेंगे, इस त्रिभुज ए बी क्यू को घटा देंगे, इस इधर से भी और इधर से भी। देखिए बीच में बराबर है और बराबर के दोनों तरफ अगर हम कुछ जोड़ते हैं घटाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए क्या आता है, हम दोनों तरफ एक ही चीज़ घटा रहे हैं, ए बी क्यू। ठीक है, तो क्या आएगा, देखिए ए सी क्यू यानी इस पूरे त्रिभुज में से यह त्रिभुज घट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यही बचेगा, यानी ए बी सी बचेगा, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, एरिया त्रिभुज ए बी सी बचेगा बराबर ए पी क्यू में से ए बी क्यू घटेगा, यानी ए पी क्यू यानी इस त्रिभुज में से यह त्रिभुज घट जाएगा, जो हमारे पास क्या बचेगा, पी बी क्यू बचेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एरिया पी बी क्यू। ठीक है, अब देखिए आपने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बराबर यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब देखिए चूंकि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो गया, तो आप ध्यान से देखिए यह एक समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है उस समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटता है। यह भी समांतर चतुर्भुज है और इसका भी विकर्ण क्या होगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसको लिख देंगे,
देखिए या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यह एक समांतर चतुर्भुज है और एक ही आधार पर एक समांतर चतुर्भुज भी है और एक त्रिभुज भी है। तो जाहिर सी बात है इस समांतर चतुर्भुज का आधा होगा यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप पढ़ने में पढ़ चुके हैं अभी, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे, हो गया। ठीक उसी प्रकार देखिए इस समांतर चतुर्भुज में देखिए इस आधार यानी बी क्यू आधार पर एक त्रिभुज भी है और इसी आधार पर एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो जाहिर सी बात है इस समांतर चतुर्भुज का भी आधा हो जाएगा यह पी बी क्यू, ठीक है, इसको भी हम लिख देंगे। अब आप इसको समीकरण 1 मान ले और इसको समीकरण 2 नहीं, इसको 1 मान चुके हैं तो इसको 2 मान ले और इसको 3 मान ले, ठीक है। पहले समीकरण में देखिए आप एरिया ए बी सी को पी बी क्यू के बराबर सिद्ध कर चुके हैं, यानी यह एरिया ए बी सी बराबर पी बी क्यू है। तो जब यह दोनों बराबर है तो जाहिर सी बात है यह और यह भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो समीकरण 1 2 3 से इतना हो जाएगा, ठीक है। देखिए चूंकि 1/2 दोनों तरफ है तो 1/2 दोनों तरफ से हट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, एरिया ए बी सी डी, एरिया ए बी सी डी बराबर एरिया पी बी क्यू आर, एरिया पी बी क्यू आर। यही आपको सिद्ध करना था, ठीक है। आपने इसको सिद्ध कर दिया, एकदम आसान प्रश्न था, आशा आपको समझ में आ गया होगा। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो है 10 नंबर, यह क्या कह रहा है कि एक समलंब है ए बी सी डी, इसमें समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डी सी के और विकर्ण ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आपको दर्शाना है कि ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी है। देखते हैं आकृति में कैसा होगा, यही होगा इसका आकृति। इसमें क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसको इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, जिसमें ए बी और डी सी समांतर है, ठीक है। और यह कह रहा है कि ए सी और बी डी क्या है, इसका विकर्ण है जो कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर। आपको दर्शाना है कि ए ओ डी और बी ओ सी बराबर है, यानी यह त्रिभुज बराबर है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के, ठीक है। तो देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले तो आप यह देखिए कि यह समान आधार है, यानी डी एक ही आधार डी सी पर यह त्रिभुज भी है और इसी आधार डी सी पर यह त्रिभुज भी है। तो जाहिर सी बात है त्रिभुज ए डी सी और त्रिभुज बी सी डी दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसको हम लिख देंगे, एरिया ए डी सी बराबर हो जाएगा एरिया बी सी डी, यानी यह पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए हम इस दोनों तरफ में से हम क्या करेंगे, इस डी ओ सी का क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ डी ओ सी घटाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ए डी सी में से डी ओ सी जाएगा, यानी इस पूरे में से यह त्रिभुज घट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एरिया त्रिभुज ए ओ डी बचेगा, ठीक है। एरिया त्रिभुज ए ओ डी बराबर बी सी डी में से, यानी इस पूरे त्रिभुज में से डी ओ सी घट जाएगा, यह घट जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा बी ओ सी, ठीक है। आपको क्या सिद्ध करना था, आपने इसको सिद्ध कर दिया, एकदम आसान प्रश्न था। ऐसा ही हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे, ठीक है। 10 नंबर को आपने हल कर लिया। अब हम चलते हैं 11वें नंबर पर। 11वां नंबर प्रश्न जो है देखिए, ए बी सी डी एक पंचभुज है, ए बी सी डी एक पंचभुज है जिसमें बी से होकर ए सी के समांतर खींची गई रेखा बढ़ाई गई डी सी को एफ पर मिलती है। यानी कहने का मतलब है ए सी के समांतर है बी एफ, ठीक है। यह और यह रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है। आपको यही दोनों सिद्ध करना है, ए सी बी बराबर ए सी एफ, यानी एरिया ए सी बी, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यह इस त्रिभुज के ए सी एफ के त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। और दूसरे नंबर में आपको यह सिद्ध करना है कि यह पूरा का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, इस पूरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। चलते हैं कॉपी पर। तो देखिए आकृति आपका ऐसा ही था और आपके प्रश्न में यह दिया है कि ए सी समांतर होगा बी एफ के, यानी यह रेखा इस रेखा के समांतर है। आपको यह सिद्ध करना है कि यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है, बराबर है क्षेत्रफल में। तो आप ध्यान से देखिए इस ए सी आधार पर यह त्रिभुज है और यह भी त्रिभुज है और इसी आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। यह दोनों समांतर है प्रश्न में, और इसी समांतर रेखा और इसी एक आधार ए सी पर यह त्रिभुज भी है और इसी आधार पर यह त्रिभुज भी है। तो जाहिर सी बात है यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे, एरिया त्रिभुज ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया त्रिभुज ए सी एफ के। यही आपको 1 नंबर में सिद्ध करना था, इसको आपने सिद्ध कर दिया, एकदम आसान था, इसमें कुछ करना नहीं था हमको। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न में आपको 11 का यह सिद्ध करना है कि एरिया ए ई डी एफ बराबर एरिया ए बी सी डी सिद्ध करना है आपको। दूसरे नंबर में क्या सिद्ध करना है, एरिया ए ई डी एफ यानी ए ई डी एफ, यानी यह पूरा पंचभुज का जो क्षेत्रफल है ए बी सी डी ई के बराबर है, यानी यहाँ से लेकर यह पूरे क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो देखिए आपने इसको इसके बराबर सिद्ध कर चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख देंगे।
पिछले प्रश्न में आपने इसको सिद्ध कर दिया है। एरिया ए सी बी बराबर एरिया ए सी एफ, यानी इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल सिद्ध कर लिया है आपने। अब हमको करना कुछ नहीं है, बस यह जो चतुर्भुज है ए सी डी ई, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको दोनों तरफ जोड़ देना है। दोनों तरफ जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जान चुके हैं। तो ए सी डी ई का क्षेत्रफल हम दोनों तरफ जोड़ देंगे। हम क्या किए, दोनों तरफ ए सी डी ई दोनों तरफ जोड़ दिए, ठीक है। अब देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी ई, यानी ए सी, देखिए ए सी बी यह त्रिभुज प्लस यह चतुर्भुज बराबर मिलके क्या बन जाएगा, ए बी सी डी ई बन जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे एरिया ए बी सी डी ई बराबर। अब देखिए एरिया ए सी एफ, यानी ए सी एफ यह त्रिभुज और ए सी डी ई और यह चतुर्भुज मिलके क्या बन जाएगा, एरिया ए एफ सी डी ई बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका एरिया, ए ई डी, ये ए एफ सी डी ई कहिए तब, नहीं तो ए ई डी एफ कहिए तब, बात बराबर है। तो इसको हम ए ई डी एफ ही लिखते हैं क्योंकि प्रश्न में ही दिया हुआ है, बराबर एरिया ए ई डी एफ, ठीक है। आपको दूसरे नंबर प्रश्न में यही सिद्ध करना था, इसको भी आपने सिद्ध कर दिया। एकदम आसान प्रश्न था, आशा आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न में एक इतवारी नाम का आदमी है, ठीक है। इसके पास चतुर्भुजाकार ज़मीन है, ठीक, और इसी के ज़मीन में एक हॉस्पिटल बनवाने का निर्णय लिया गया है उस गांव के पंचायत के द्वारा, ठीक है। तो गांव का पंचायत जब इतवारी से ज़मीन मांगता है तो इतवारी कहता है कि ठीक है हम ज़मीन देंगे, लेकिन उसके बदले में हमको मेरे ज़मीन से सटले ऐसा ज़मीन चाहिए कि मेरा जो पूरा ज़मीन है वह क्या हो जाए, वह त्रिभुजाकार हो जाए, ठीक है। तो इस गुत्थी को, इस समस्या को आप कैसे सुलझाएंगे, इसी को आपको स्पष्ट करना है। चलते हैं हम कॉपी पर। तो देखिए प्रश्न के अनुसार यह जो ए बी सी डी है यह चतुर्भुजाकार खेत है इतवारी का, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, इतवारी का खेत है, और इस खेत में हॉस्पिटल बनवाने के लिए पंचायत को अपने कोने में से थोड़ा सा देना है, ठीक, और जितना वह हॉस्पिटल बनवाने के लिए देगा उतना ही ज़मीन उसको बगल में भी चाहिए, ताकि इसका जो ज़मीन है वह कैसा हो जाए, त्रिभुजाकार हो जाए, ठीक। तो इसके लिए आपको कुछ इस आकृति में उलटफेर करना होगा, ठीक। सबसे पहले इस विकर्ण AC को जोड़ना होगा। इस विकर्ण AC को जोड़ने के बाद हम AC के समानांतर एक ये BE एक रेखा खींच देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, AC के समानांतर एक रेखा खींच दिया BE, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। अब देखिए इसको मिलाने के बाद जो नया चतुर्भुज बना हमारा ABED, ठीक है, इसका हम एक विकर्ण यहाँ से A से लेकर E तक खींच देंगे। तो क्या किया, हम खींच दिए। अब देखिए अब जो हमारा आकृति बना उसका पहले से, इतवारी का खेत पहले से यह था ABCD ब्लैक कलर वाला, ठीक। अब उसने अपने खेत में से यह जो ज़मीन था, यह ज़मीन क्या कर दिया, दे दिया किसको, हॉस्पिटल बनवाने के लिए, ठीक। जब हॉस्पिटल बनवाने के लिए दे दिया तो उसको फिर अब कह रहा था कि हमको ऐसा ज़मीन चाहिए कि फिर मेरा खेत क्या हो जाए, त्रिभुजाकार हो जाए। तब अब उसको मिल गया यह ज़मीन इसके बगल वाला, ठीक है। जब यह ज़मीन मिल गया तो उसका खेत क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार हो गया, ठीक है। समझ गए आप। अब आपको यही सिद्ध कर देना है कि यह जो ज़मीन है जो हॉस्पिटल के लिए दिया है, ठीक है, उसको वापस मिला हुआ यह ज़मीन के बराबर है, यही सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे कर देंगे हम। देखिए शुरू में आपको हम बताए हैं कि यह जो BE हम अपना मन से रेखा खींचे हैं, यह AC रेखा के क्या है, समांतर है, आपको हम बताए हैं। और यह दोनों विकर्ण क्या हो रहा है, O पर काट रहा है, ठीक। तो देखिए जब यह और यह समांतर रेखा है, ठीक है, तो देखिए इसी आधार पर यानी BE आधार पर यह त्रिभुज भी है, ठीक है, त्रिभुज BAE, और इसी आधार पर BCE त्रिभुज भी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हम लिख देंगे इसको, क्या हो जाएगा, एरिया BAE बराबर एरिया BCE, ठीक है। अब देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज जब बराबर होगा तो ध्यान दीजिए यह BOE त्रिभुज जो है यह दोनों में शामिल है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में से इस त्रिभुज BOE को घटा देंगे, ठीक है। हम क्या किए, दोनों तरफ BOE घटा दिए। अब जब देखिए, अब जब दोनों तरफ से आप BOE को घटाएंगे तो इस त्रिभुज में से जब यह BOE घटेगा तो आपका क्या बचेगा, यही खेत बचेगा जो क्या किया था, वह हॉस्पिटल के लिए दान दिया था, ठीक है। तो BAE में से BOE गया तो क्या बच गया हमारा, एरिया ABO, ठीक है, बराबर एरिया। देखिए एरिया BCE में से BOE घटेगा, यानी BC इस त्रिभुज में से यह त्रिभुज घट जाएगा तो यह क्या बच जाएगा, एरिया OCE बच जाएगा, ठीक है, OCE।
यानी यह जो एरिया था वह हॉस्पिटल के लिए दान दिया था, ठीक है, और उसके बदले में उसको यह मिला था। यह दोनों क्या है, बराबर है। यहाँ आपने सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ हम एक चीज़ लिखना भूल गए हैं, हॉस्पिटल के लिए क्या दिया है, एरिया ABO दिया है, यानी ABO, ठीक है। यह त्रिभुजाकार दिया है वह हॉस्पिटल बनाने के लिए। इसके बदले में वह कौन सा खेत लिया है, इतवारी, एरिया OC लिया है, एरिया OC यह खेत लिया है, ठीक। अब इस खेत लेने के कारण क्या हुआ है, उसका जो खेत था अब त्रिभुजाकार हो गया है, जैसा कि वह चाह रहा था। अब इतवारी का नया खेत क्या हो गया, एरिया ADE, यह त्रिभुजाकार खेत हो गया, ठीक है। और यह जो दिया था और जो लिया, यह दोनों क्या हुआ, आपने बराबर भी सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, समझ के हल करेंगे। एकदम आसान प्रश्न था, आशा है आपको यह समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा रिपीट कर ले, एकदम समझ में आ जाएगा आपको। अगला प्रश्न है 13 नंबर, इसको हम कॉपी पर ही समझते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि ABCD एक समलंब है, तो हम एक समलंब बना दिए हैं। इसमें आगे कह रहा है कि AB समांतर है DC के, यह AB रेखा DC के समांतर है, तो यह भी बना दिए हैं। अब कह रहा है AC के समांतर एक रेखा, यानी इस AC के समांतर एक रेखा AB को X पर, ठीक है, और BC को Y पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। हम इस XY को मिला देंगे। तो प्रश्न में हमको क्या क्या मिल गया, AB समांतर है DC के, यह रेखा इससे समांतर है, और AC समांतर है XY के, यह रेखा इसके समांतर है। हमको दर्शाना है कि एरिया ADX बराबर है एरिया ACY के। हम ADX को मिला देंगे और ACY को मिला देंगे, ठीक है। हम क्या किए, एरिया ADX को मिला दिए, त्रिभुज को त्रिभुज ADX बना दिए, और फिर त्रिभुज ACY भी बना दिए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको प्रश्न को थोड़ा आसान करने के लिए, हल्का करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, X को C से मिलाना होगा, ठीक है। हम क्या किए, X को C से मिला दिए, ठीक है। अब फिर से देखिए, आपको दर्शाना क्या है, एरिया ADX और एरिया ACY क्या है, बराबर है। यानी यह जो लाल कलर से रंगा हुआ है जो भाग, यह त्रिभुज का क्षेत्रफल, और यह जो ब्लैक कलर से जो रंगा हुआ है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, ठीक है। अब आप गौर से देखिए कि एक यह त्रिभुज है, ठीक है, और एक यह त्रिभुज है, ठीक। त्रिभुज AXD और त्रिभुज AXC दोनों एक ही आधार AX पर स्थित है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, ठीक है। इसका टॉप देखिए, यह D और C क्या है, एक ही समांतर रेखा के बीच है। त्रिभुज XAD और त्रिभुज XAC दोनों क्या है, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच है। तो यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, XAD और XAC का। तो इसको हम लिख देंगे, एरिया XAD बराबर क्या हो जाएगा, एरिया XAC। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। आपने इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अब आप थोड़ा यहाँ दिमाग लगाइए, यह जो AC जो विकर्ण था, इसी के समांतर रेखा खींचे थे आप XY, AC समांतर XY आपके प्रश्न में भी दिया हुआ है। जब यह और यह दोनों समांतर है, और देखिए इसी AC आधार पर यह त्रिभुज भी है और इसी AC आधार पर AXC त्रिभुज भी है, ठीक है। तो त्रिभुज AXC और त्रिभुज AYC दोनों क्या होगा, क्षेत्रफल में बराबर होगा, ठीक है। इसको भी लिख देंगे, क्या हो जाएगा, एरिया ACY बराबर एरिया XAC हो जाएगा। यानी एरिया ACY यह त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया XAC के बराबर, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान ले, ठीक। अब समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिए XAC बराबर एक इतना है, यहाँ XAC बराबर इतना है, तो यह और यह दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एरिया XAD बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ACY, ठीक है। एरिया XAD बराबर एरिया ACY, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था। एरिया ADX बराबर, देखिए ADX और XAD, ADX और XAD यह दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एक ही त्रिभुज को संकेत कर रहा है, ठीक। तो जो आपको सिद्ध करना था उसने आपको क्या कर दिया, आपने उसको सिद्ध कर दिया। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न है 14 नंबर, आकृति 9.28 में इस आकृति में AP BQ और CR समांतर है। यह रेखा और यह रेखा तीनों रेखा क्या है, समांतर है। आपको सिद्ध करना है AQC बराबर PBR, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। चलते हैं कॉपी पर, यही है। आपको सिद्ध क्या करना है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो देखिए यह और यह क्या है, समांतर है। सबसे पहले देखिए यह और यह रेखा समांतर है, और इसी आधार पर देखिए यह त्रिभुज भी है और इसी आधार पर यह त्रिभुज भी है, इसी आधार और इसी समांतर रेखा के बीच। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे यहाँ,
एरिया ए बी क्यू बराबर हो जाएगा एरिया पी बी क्यू। ए बी क्यू और पी बी क्यू क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, वैसे ही देखिए इस समांतर रेखा और इस समांतर रेखा के बीच, यह दोनों समांतर रेखा के बीच और इसी आधार पर यानी बी क्यू आधार पर यह त्रिभुज भी है और इसी बी क्यू आधार पर यह त्रिभुज भी है। ठीक है, तो यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको भी हम लिख देंगे। यहाँ से क्या हो गया, एरिया क्यू बी सी बराबर हो गया एरिया क्यू बी आर, यानी क्यू बी सी इस यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे और समीकरण 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इस दोनों समीकरण को जोड़ने के बाद यह और यह जुड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा, यह और यह जुड़ जाएगा तो इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया ए बी क्यू यानी यह एरिया और क्यू बी सी यानी यह क्षेत्रफल, यह दोनों क्षेत्रफल मिलकर क्या हो जाएगा, एरिया ए क्यू सी हो जाएगा। इसको हम लिख देंगे एरिया ए क्यू सी बराबर, देखिए एरिया पी बी क्यू यानी इस एरिया को और क्यू बी आर यानी इस एरिया को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका पी बी आर हो जाएगा। ठीक है, एरिया पी बी आर, यही आपको सिद्ध करना था, इसको आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही सिद्ध करना था ना, इसको आपने सिद्ध कर दिया। एकदम आसान प्रश्न था। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका 15 नंबर। इसमें कह रहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी पर परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि, आगे कह रहा है कि एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। इसको हम कॉपी में समझ लेते हैं। देखिए कह रहा है कि चतुर्भुज में ए सी और बी डी इस प्रकार मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है कि यहाँ बिंदु क्या हो जा रहा है, ओ बन जा रहा है। ठीक है, और यह भी कह रहा है कि ए ओ डी और बी ओ सी का क्षेत्रफल बराबर है, यानी ए ओ डी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, इसका और इसका बराबर है। आपको यह सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ए बी सी डी एक समलंब है। इसको समलंब सिद्ध करने के लिए आपको ए बी और डी सी को समांतर कर देंगे तो आप आराम से इसको समलंब सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यह दोनों एरिया बराबर दिया हुआ है आपके किताब में, इसको हम लिख देंगे यहाँ। एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। ठीक है, ए ओ डी बराबर बी ओ सी। अब देखिए हम इस दोनों एरिया में, ठीक है, हम इस ओ डी सी एरिया को 2 जोड़ देंगे। आपको पता है कि बराबर के इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जब हम एक ही चीज़ जोड़ते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जोड़ते हैं घटाते हैं तो, बशर्ते कि एक ही चीज़ होना चाहिए। ठीक है, हम क्या किए, दोनों तरफ ओ डी सी जोड़ दिए। ठीक है, ए ओ डी में ओ डी से जोड़ दिए और बी ओ सी में भी ओ डी से जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए ए ओ डी और ओ डी सी मिलके ए ओ डी और ओ डी सी मिलके यह क्या बन गया, यह पूरा ए सी डी त्रिभुज बन गया। तो इसको हम जोड़ के लिख देंगे एरिया ए सी डी बराबर, देखिए बी ओ सी और ओ डी सी यानी बी ओ सी और ओ डी सी यह मिलके क्या बन जाएगा, पूरा एरिया बन जाएगा बी डी सी। ठीक है, एरिया बी डी सी। ठीक, अब देखिए यह त्रिभुज और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। और आपने प्रमेय 9.3 में पढ़ा है कि एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यह त्रिभुज और यह त्रिभुज दोनों का है, एक ही आधार पर है और इस दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बराबर है। ठीक है, तो डी सी और ए बी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, प्रमेय 9.3 से ए बी समांतर हो जाएगा सी डी के। ठीक है, जब ए बी समांतर सी डी हो जाएगा अतः ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक समलंब सिद्ध हो जाएगा। आशा आपको समझ में आ गया होगा, एकदम आसान प्रश्न था। हम चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ 16 नंबर पर। ये आपका अंतिम प्रश्न है 16 नंबर। देखिए इस आकृति में क्या दिया है कि डी आर सी और डी पी सी को बराबर कर दिया है, यानी यह त्रिभुज और यह त्रिभुज क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है कि बी डी पी बराबर है ए आर सी के, यानी यह बड़ा वाला त्रिभुज, यह बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। आपको यह दर्शाना है कि यह चतुर्भुज एक समलंब है और यह चतुर्भुज भी एक समलंब है। ठीक है, कैसे होगा, चलते हैं कॉपी पर। यही आपके प्रश्न में देखिए पहले दिया हुआ है डी आर सी और डी पी सी बराबर है, यानी यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। और ध्यान दीजिए यह दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर है। ठीक है, इसी आधार पर यह त्रिभुज भी है और यह त्रिभुज भी है और इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रमेय 9.3 में आप पढ़े थे, एक ही आधार वाले बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। देखिए एक ही आधार डी सी है, ठीक, और इसी डी सी आधार पर यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और एक ही समांतर रेखा के बीच में स्थित है। ठीक, नहीं, जब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि डी सी और आर पी क्या है, समांतर रेखा है।
ठीक, यहाँ से यह सिद्ध हो गया हमको, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब आपको कह रहा है कि BDP बराबर ARC है, यानी यह बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस बड़ा वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अब हम इसको ले लेंगे, यानी आपके प्रश्न में क्या दिया हुआ है, एरिया BDP बराबर एरिया ARC, यानी यह बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर यह बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, यह आपके प्रश्न में दिया हुआ है, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आपके प्रश्न में ही दिया हुआ है फिर DRC बराबर DPC, यानी ये देखिए DPC बराबर DRC, इसको भी लिख लेते हैं। एरिया DPC बराबर एरिया DRC, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब हम समीकरण 2 में से 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए, घटाने पर क्या हो जाएगा, इसमें से यह घट जाएगा और इसमें से यह घट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो BDP में से DPC घटेगा। देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज में से यह छोटा वाला त्रिभुज घटेगा, तो आपके पास क्या बच जाएगा, BDC बच जाएगा। ठीक है, यानी एरिया BDC बच गया, बराबर हो जाएगा। अब देखिए, ARC यानी यह बड़ा वाला त्रिभुज में से यह छोटा वाला त्रिभुज घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपके पास ADC बच जाएगा, यानी एरिया ADC। ठीक है, तो अब देखिए, अब आपका यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और यह त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, एक दूसरे के बराबर हो गया। अब और फिर से यह देखिए कि यह एक ही आधार DC पर स्थित है। ठीक है, यह दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है और यह दोनों एक ही आधार पर स्थित है, तो प्रमेय 9.3 से क्या हो जाएगा, DC समांतर हो जाएगा AB के। ठीक है, इसको हम समीकरण 4 मान लेंगे। ठीक, DC समांतर AB भी आपका निकल गया। अब देखिए, आपने पहले समीकरण में DC समांतर PR निकाला था, यह समांतर यह निकाला था, और चौथे समीकरण में आपने DC समांतर AB निकाल दिया, यानी यह समांतर यह। तो देखिए, समीकरण 1 से और समीकरण 4 से क्या होगा, 1 तथा 4 से AB CD यानी DC और PR तीनों क्या है, एक दूसरे के समांतर होगा। और जब तीनों एक दूसरे के समांतर होगा तो जाहिर सी बात है, यह भी एक समलंब हो जाएगा और यह भी एक समलंब हो जाएगा। इसको हम नीचे लिख देंगे। अतः ABCD और DCPR क्या है, समलंब है। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था, इसको आपने सिद्ध कर दिया। तो यह भी एकदम आसान प्रश्न था। इस तरह से आपने 16वें प्रश्न को समझ के अच्छे से हल कर लिया। कि इस तरह से आपने प्रश्नावली 9.3 के सभी प्रश्नों को क्या किया, एक एक करके अच्छे से हल कर लिया। देखिए, इसमें 16 प्रश्न था, इस सभी प्रश्नों को क्या किया, आपने हल कर लिया। अब इसके बाद प्रश्नावली 9.4 है, ऐच्छिक प्रश्नावली है, इसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे और इस अध्याय को हम खत्म कर देंगे। ठीक है, यह लास्ट प्रश्नावली होगा, अगले वीडियो में लाएंगे हम इसको। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो खुश रहें, वीडियो देखते रहें और हमेशा मेरे साथ बने रहें। यहाँ 8वीं और 9वीं कक्षा के सभी विषयों को मैं धीरे धीरे लेके आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से आ रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहें। धीरे धीरे मैं 8, 9, 10 सभी को, साइंस और सामाजिक विज्ञान, इन सभी विषयों को मैं धीरे धीरे ख़त्म कर दूँगा आपको।